हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहली नजरें सुर्खियों पर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्रों में आज फिर बारिश के आसार। चौबीस घंटे में आए 12 नए कोरोना संक्रमित मामले, एक भी मरीज की मौत नहीं। 28 मरीज हुए रिकवर, संक्रमित मामलों की संख्या घटकर 249 तक पहुंची। हरीश रावत ने अपने बयान में दिए संकेत, उत्तराखंड में 18.5% है अधिक दलित आबादी। शिल्पकार के बेटे को राज्य का मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं, रावत ने कहा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से आ रही बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बारिश का कहर देखिए लगातार जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट अब जारी कर दिया है, सभी अधिकारियों को साथ ही सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में आज भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में देखिए बरसात की वजह से जो आफत वहां पर मचती दिखाई देती है वो काफी चिंताजनक एक तरीके से विषय बन जाती है। उत्तराखंड में बारिश का कहर देखिए जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने आपको बता दें कि सभी अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश अब मिले हैं। कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, इन तमाम क्षेत्रों में आज भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। जिस तरह से बारिश की वजह से देखिए कहीं भूस्खलन हो रहा है तो कहीं पर लैंडस्लाइड होती नजर आ रही है। कहीं आपको बता दें कि तमाम मार्ग बंद हो रखे हैं, उसकी वजह से यातायात भी काफी प्रभावित हो जाता है। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश के कहर के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि सभी अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में आज भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए धनराज गर्ग संवाददाता हमारे सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक कर लेते हैं धनराज का। धनराज, देखिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही तमाम अधिकारियों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। क्या तैयारियां की जा रही है? तो जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करता नजर आ रहा है कि एक बार फिर येलो अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है और कहा गया है कि कहीं ना भारी से भारी बारिश पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकती है और आज भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। लगातार मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी निर्देशित कि वो सतर्क रहें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं भूस्खलन के मामले लगातार सामने आते हैं और जिसके कारण रास्ते बंद हो जाते हैं। तो यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड में इस समय चल रही है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को भी सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग लगातार दे रहा है। वही यदि बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, तो आज भी रुक रुक कर बारिश अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में धूप जरूर खिली है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जी पूजा, क्या तैयारियां की जा रही है? अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं सतर्क रहने के। जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, लगातार एनडीआरएफ की टीम है, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम है, लगातार सतर्क मोड पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मलबा रोड पर आ जाता है तो उसको उठाने के लिए पीडब्ल्यूडी की जो जेसीपी है वो वहां पर मौजूद है। हमने अभी आपको दिखाया था कि किस तरीके से मसूरी और देहरादून मार्ग पर एक भूस्खलन हुआ था और तमाम मलबा जो है रोड पर आ गया, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया था। काफी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसको भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि जब कोई ऐसे मामले आते हैं तो जिससे कि जल्दी से उस मामलों से निपटा जा सके। जी, तमाम मार्ग जो थे वो बंद हो जा रहे थे, देखिए भूस्खलन के चलते उन तमाम मार्गों को खोल दिया गया है। उससे जुड़ी क्या जानकारी? ये पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से यदि बात करें मार्गों की, तो जिस तरीके से बारिश लगातार उत्तराखंड में चल रही थी और जिसके चलते कहीं ना कहीं भूस्खलन और बादल फटने के मामले सामने आते थे। क्योंकि आपने देखा कि जब चमोली में बादल फटे थे तो रास्ते बंद हो गए थे, गंगोत्री मार्ग बंद था। तो वहीं चारधाम यात्रा के मार्ग भी लगभग कुछ रास्ते ऐसे थे कि जो बंद थे, जिनको खोलने की कवायद लगातार प्रशासन कर रहा है। और कुछ मार्ग ऐसे हैं कि जिनको खोल भी दिए गए हैं। हालांकि कुछ मार्ग अभी भी ऐसे हैं कि जो बंद पड़े हैं, उनको खोलने की कवायद लगातार प्रशासन कर रहा है।
काफी दिक्कतों का सामना प्रशासन को भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं एक बारिश कहर बनकर उत्तराखंड में बरस रही है और तमाम रास्ते खोलने की कवायद लगातार प्रशासन करता है, लेकिन उनको जिस तरह की दिक्कतें आती हैं, जब पानी पड़ता है और ऊपर से मलबा आ जाता है, जितना मलबा वो नीचे से हटाते हैं उतना ही मलबा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में देखिए येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। सभी अधिकारियों को हालांकि सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दरमियान बड़ी जानकारी कोरोना से जुड़ी हुई उत्तराखंड से आती हुई आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 12 नए संक्रमित मिले हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 28 मरीज ठीक होकर घर गए हैं। संक्रमित मामलों की संख्या भी घटकर अब 249 तक पहुंच गई है। लेकिन देखिए तीसरी लहर को लेकर भी अब सरकार कितनी सतर्क है उसकी भी जानकारी अपने संवाददाता से हम लेंगे। लेकिन सकारात्मक खबर ये कि कोरोना की रफ्तार में देवभूमि में अब कमी आती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में देखिए 12 नए संक्रमित मामलों की पुष्टि की गई है, तो वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। पिछले 1.5 साल में लगातार जिस तरह से कोरोना के कहर के चलते आपको बता दें कि सभी लोगों का जनजीवन जो था वो एक तरह से अस्त-व्यस्त इधर उधर हो गया था। सकारात्मक खबर एक देवभूमि से आती हुई कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। एक भी मरीज की मौत नहीं। 28 मरीज ठीक होकर रिकवर होकर अपने घर वापस लौटे हैं। वहीं संक्रमित मामलों की संख्या जो है वो घटकर 249 पर अब पहुंच गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रुक कर लेते हैं संचित का। संचित, रफ्तार में कोरोना की रफ्तार में कमी आती हुई उत्तराखंड में अपडेट बताएं। देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे जो कोरोना की रफ्तार है उत्तराखंड में धीमी और कम होती नजर आ रही है। देखिए जो कोरोना से जो मौतों का आंकड़ा था वो लगातार शून्य पर ही टिका हुआ, लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमित केसेस की बात करें तो वो महज 12-15 के तकरीबन केसेस हर 24 घंटे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिव केसेस थे लगातार उनकी देखिए लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा है या जागरूकता अभियान जो चलाए जा रहे हैं उनको लेकर के लगातार जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार थी वो उत्तराखंड के अंदर धीमी होती नजर आ रही है। जो जिसका एक मुख्य कारण जो वैक्सीनेशन से माना जाता है कि वैक्सीनेशन से जो कोरोना के जो रफ्तार है वो कम होगी, उसका एक असर देखिए देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर के जो लक्ष्य वैक्सीनेशन को लेकर के रखा गया है उसमें भी तेजी से काम चल रहा है। देखिए जो वैक्सीनेशन का कार्य उत्तराखंड में रखा गया है, सितंबर माह तक फर्स्ट डोज की वैक्सीन लगाने की बात की गई कि लगातार जो वैक्सीनेशन है सितंबर के जो माह खत्म होगा इसमें फर्स्ट डोज की वैक्सीन पूरे उत्तराखंड को लगा दी जाएगी और दिसंबर में सेकंड डोज की वैक्सीन के साथ पूरा उत्तराखंड वैक्सीनेट हो जाएगा। देखिए वैक्सीनेशन की रफ्तार जिस तरह से संचित चल रही है वहां पे साथ ही प्रशासन की तरफ से जो SOP जारी की गई है उसके पालन को लेकर भी ये तो साफ तौर पर यहाँ पर जाहिर होता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के आंकड़ों में भी देखिए वहां पर कमी आने को दिख रही है कि पूर्ण रूप से उसका पालन किया जा रहा है। जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से बात कोरोना की करें, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। सरकार लगातार इस बात कह रही है कि वैक्सीनेशन से या तमाम जो जागरूकता अभियान या जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करने से महज कोरोना कम हुआ है, लेकिन कोरोना जो खत्म करने की बात है, कोरोना खत्म होने की बात है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर विशेषज्ञों की बात करें तो वो लगातार बता रहे कि कोरोना की थर्ड वेव आने की आशंका है। अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है उसकी तैयारियों की अगर उत्तराखंड में बात करें तो सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इसको लेकर के अधिकृत बयान की अगर बात करें तो जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत वो भी इस बात को बताते हैं कि जो कोरोना की तैयारियां है वो उत्तराखंड में जो थर्ड वेव अगर आएगी तो उसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो भी लगातार बताते हैं कि जो तैयारियां है कोरोना थर्ड वेव को लेकर के वो कर ली गई है। तो देखिए प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा तो ये बात कही जाएगी तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर जब आप देखते हैं तो क्या लग रहा है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? तैयारियां की गई है? जी देखिए पूजा, हमारी टीम और हम लगातार ग्राउंड जीरो पे जाकर के जो अस्पताल है, जो कोविड सेंटर जो बनाए गए थे उनका रियलिटी चेक करते हैं जाकर के कि वहाँ पर व्यवस्थाओं का क्या, सरकार जो दावे करती है या सरकार जो आंकड़े बता रही है उनका क्या हाल है। तो महज जो आंकड़े और जो दावे सरकार कर रही है वो बिल्कुल निश्चित रूप से पूर्णतः साबित होते हुए हम नजर आते हैं। वहाँ पे व्यवस्थाओं की बात करें तो सेकंड वेव के लिहाजा अगर अब की बात करें जो थर्ड वेव आने वाली है और व्यवस्थाओं की बात करें तो सरकार दावे कर रही है लगातार वो वहाँ पर साबित होते नजर आते हैं, चाहे बेड को लेकर के हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के हो, चाहे दवाई को लेकर हो और साथ ही साथ चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के हो। देखिए बीच में वैक्सीनेशन को लेकर के काफी दबाव था, लेकिन अब वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो सुचारू रूप से उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। मैं आपको बताऊं सुबह की घटना
कि सुबह ही वैक्सीनेशन को लेकर के अगर किसी को वैक्सीनेशन की जो मिस हो गई है उसको लेकर के तमाम कॉल किए जा रहे हैं कि आपकी वैक्सीनेशन मिस हो गई, आप वैक्सीनेशन लगाइए। तो इसको लेकर के आप इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का कार्य या तमाम जो कार्य कोविड को लेकर के किए जा रहे हैं उसके लिए कितना जागरूक प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संचित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में देखिए कोरोना की रफ्तार जो है वो अब कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन तीसरी लहर को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो उसको लेकर भी सरकार काफी गंभीर और सतर्क है और उसके लिए सुचारू रूप से जो तैयारियां हैं वो तैयारियां भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठक उन्होंने वर्चुअली की है, जिसमें उन्होंने बातचीत की। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को बढ़ाने के लिए ये बैठक हुई है। 7 अक्टूबर को जॉलीग्रांट में बने टर्मिनल का लोकार्पण किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त बता रहे हैं आपको, देहरादून और पिथौरागढ़ हेली सेवा को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। सीएम धामी ने आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की है। उनके बैठक की तमाम जो बड़ी बातें रही वो आपको थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को बढ़ाने के लिए देखिए ये बैठक हुई थी। 7 अक्टूबर को जॉलीग्रांट में बने टर्मिनल का लोकार्पण भी किया जाएगा, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर उत्तराखंड से, सीएम धामी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं उनके साथ वर्चुअली बैठक की है। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में हवाई सेवाओं को बढ़ाने को लेकर बातचीत की गई है। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ट्विटर हैंडल से किया गया है। वर्चुअली दोनों मंत्रियों ने, आपको बता दें कि बातचीत की। उत्तराखंड के लिए जो 13 हेलीपोर्ट चिन्हित किए गए हैं उसको लेकर यहां चर्चा की गई है। ये देखिए तमाम ट्वीट्स आपको दिखा रहे हैं जो सीएम के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए हैं। चलिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रुक कर लेते हैं धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से और उनके साथ वर्चुअल बैठक की है, क्या बड़ी बातें रही हैं उनकी बैठक में? बिल्कुल पूजा, जो राज्य के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वर्चुअल बैठक की है और उसमें राज्य की कई हवाई पट्टियों को मंजूरी मिली है जहां से हेली सेवाएं शुरू होंगी। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे अभी भी सबसे सुगम जो यात्रा का माध्यम है वह हेली सेवा ही है। तो जिसको पिथौरागढ़ देहरादून हेली सेवा जल्द से जल्द शुरू करने का मुख्यमंत्री ने दावा किया है और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री से 7 अक्टूबर को जॉलीग्रांट में होने वाले टर्मिनल के उद्घाटन में आने का आग्रह भी किया है। और इसके साथ कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर केंद्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है और उनकी मंजूरी के लिए उन्होंने अनुरोध किया है, जो जल्द से जल्द जिसकी होने की उम्मीद है, जिससे देहरादून और पहाड़ के जो अन्य जिले हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड का लगभग 74% जो इलाका है वनाच्छादित और पहाड़ों से आच्छादित है। इस वजह से वहाँ कनेक्टिविटी का जो माध्यम है रोड के बनिस्बत एयरवेज से ज्यादा सुगम माना जाता है और कई सारी हेली सेवाएं चलती भी हैं। आप देख रहे होंगे चमोली में बोचर से सेवाएं ऑपरेट होती हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए सेवाएं हैं। तो इस तरह इन सेवाओं को पिछले कुछ दिनों में बाधित हुई थी कोरोना के चक्कर में, उनको दोबारा से शुरू करने के लिए मुख्य रूप से बातचीत की गई है। चलिए ठीक है धीरेन्द्र, एक बार मैं फिर से चाहूंगी कि आप बताएं दर्शकों को कि किस तरह से लाभान्वित वो होंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे पिथौरागढ़ देहरादून पिथौरागढ़ हेली सेवा शुरू होने से जो देहरादून से पिथौरागढ़ जाने वाले लोग हैं या वहां से आने वाले लोग हैं उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। हालांकि पिथौरागढ़ और पंतनगर जो सेवा है उसके जुड़ने से भी काफी समस्याएं हल हो जाती, क्योंकि आप मिलिए कि जो हल्द्वानी है वो कुमाऊं का एक केंद्र कहा जाता है। कुमाऊं का सबसे बड़ा केंद्र है गतिविधियों का, व्यवसायिक गतिविधियों का, पर्यटन गतिविधियों का, तो वहां से सेवाएं चल रही हैं। देहरादून से पिथौरागढ़ की जो हेली सेवा पहले ऑपरेट होती थी लेकिन किसी कारणों से वो बंद थी, उसको शुरू करने का मुख्यमंत्री ने बातचीत की है और दावा किया है कि उसे जल्द से जल्द रिस्टोर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपने देखा होगा चिन्याली सौड़ से गोचर की सेवा जो चमोली में है उसके लिए भी बातचीत की गई है। धारा से चमोली और रुद्रप्रयाग के लिए सेवाओं के बारे में बातचीत की गई है और जो 7 अक्टूबर को एक नया टर्मिनल बन के तैयार है उसका उद्घाटन और लोकार्पण भी होगा। इसके साथ ही जॉलीग्रांट में ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है
वो भी आने वाले समय में जल्द से जल्द अस्तित्व में आ जाएगा और उससे लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। पूजा देखिए धीरेन्द्र, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं लगातार वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, सक्रियता उनकी काफी देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है, देखिए क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है जो 4 साल में बना होगा उसको कम कर पाएंगे वो तमाम विकास परियोजनाओं का? देखिए क्योंकि वो सौगात उत्तराखंड को लगातार दे रहे हैं। देखिए पूजा, मुख्यमंत्री का जो पद है उस पर जो भी व्यक्ति होता है वो निरंतर काम करता है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए सबसे सर्वोत्तम और सर्वोच्च और सबसे ज्यादा व्यस्तता वाला और महत्वपूर्ण पद होता है मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी भी दल का हो, लगातार काम करता रहता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसी कड़ी में काम कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि चुनाव सर पे है, इसलिए उनके कामों को या उनकी तेजी को लोग चुनावी मुद्दे से जोड़ करके देखते हैं। रही एंटी इनकम्बेंसी की बात, तो उसके लिए न केवल मुख्यमंत्री बल्कि उनका जो पार्टी आलाकमान है, पूरी पार्टी इसके लिए बहुत शिद्दत के साथ काम कर रही है। और शायद एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए ही 3 मुख्यमंत्री भी बदले गए, यानी नया नेतृत्व। और अब मुख्यमंत्री धामी के रूप में नया और युवा नेतृत्व प्रदेश को दिया है बीजेपी ने। तो निश्चित रूप से बीजेपी जहां राजनीतिक फ्रंट पे काम कर रही है, वह सरकार के फ्रंट पे धामी को भी परफॉर्म करना होगा, प्रदर्शन करना होगा बेहतर, तभी जाकर के पार्टी का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा और पार्टी दोबारा से सत्ता में वापसी कर पाएगी। पूजा, चलिए ठीक है धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वर्चुअली बैठक की है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को बढ़ाने को लेकर चर्चा की है। जो सौगातें तमाम उत्तराखंड वासियों को अब मिलने जा रही है उसको भी काफी अहम माना जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड चुनाव में महज कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। उससे पहले कांग्रेस ने देखिए अपना दलित कार्ड जो है वो चलाने की कोशिश पंजाब के बाद उत्तराखंड में अब की है। हरीश रावत ने अपने बयान में ये संकेत दिए हैं कि उत्तराखंड में 18.5% से अधिक दलित आबादी है और उन्होंने कहा है कि शिल्पकार के बेटे को राज्य का मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। एक तरह से देखा जाए तो तमाम मुद्दे उत्तराखंड चुनाव में देखिए काफी अहम माने जा रहे हैं। उस बीच अब यहां पर जातीय समीकरण भी बैठाने की कोशिश विपक्षी पार्टी द्वारा की जा रही है। हरीश रावत ने जो बयान दिया है, उनके बयान में ये साफ संकेत कि वो और कांग्रेस पंजाब का दलित कार्ड ही उत्तराखंड में चलाने की कोशिश में है। हरीश रावत ने कहा है कि शिल्पकार के बेटे को राज्य का मुख्यमंत्री बना देखना चाहता हूं। बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। पंजाब का दलित कार्ड उत्तराखंड में भी अब चलाएगी कांग्रेस। हरीश रावत ने अपने बयान में इस बात के संकेत दिए हैं। हरीश रावत ने कहा है कि शिल्पकार के बेटे को राज्य का मुख्यमंत्री बना देखना चाहता हूं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में 18.5% से अधिक है दलित आबादी, जिनको साधने की कोशिश यहां पर वो करते हुए नजर आए हैं। चलिए ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, सीधे रुख कर लेते हैं धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, पंजाब का दलित कार्ड अब उत्तराखंड में भी चलाने की कोशिश में कांग्रेस, चल पाएगा? बिल्कुल पूजा, देखिए ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि यहाँ जात जो है आज भी राजनीति के केंद्र में रहती है। और उसी को देखते हुए पंजाब में कांग्रेस ने यह एक दलित कार्ड का एजेंडा अपनाया है, यानी कि जहाँ 32% शेड्यूल कास्ट है या दलित वर्ग के लोग हैं, वहां पे उन्होंने दलित वर्ग से आने वाले एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। और आपने देखा होगा कि हरीश रावत और राहुल गांधी से लगा के तमाम उनका जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, इस बात को बार बार कह रहे हैं, अलग अलग मंचों पे, ट्विटर और अन्य माध्यमों के से इस बात को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने दलित को एक मुख्यमंत्री बना के उनके इसमें एक बड़ा काम किया है और अन्य राज्यों में भी इसे भुनाने की वो कोशिश करते हुए देखे जा रहे हैं। पूजा, लेकिन आपको बता दूं, अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 18% दलित हैं जरूर, SC/ST वर्ग के लोग, लेकिन वो कभी भी एकजुट मतदाता या वोट बैंक के तौर पे कभी उभर करके नहीं आए। सिर्फ हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 जिले हैं जहाँ पे कुछ सीटों पे ये एकजुट होकर के वोट बैंक के तौर पे बसपा को सपोर्ट करते रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो कांग्रेस अगर यहाँ पे इस कार्ड को खेलती है तो निश्चित रूप से उनके पास एक दलित चेहरा होना चाहिए। और आज भी कांग्रेस के पास कोई भी बड़ा दलित चेहरा पार्टी में नहीं है। अभी जो राजकुमार कांग्रेस के पुरोला से विधायक थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, वो एक बड़ा दलित चेहरा थे, लेकिन वो भाजपा कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में जा चुके। और वहां जाने के बाद किस तरह से उन्होंने बयान दिए और बताया कि कांग्रेस में किस तरह से दलित वर्ग के लोगों को उपेक्षा की नजरों से देखा जाता है, तो ये बातें कांग्रेस के खिलाफ जा रही हैं। और अगर दलित कार्ड का
एजेंडा चलाती है, दलित कार्ड कांग्रेस खेलती है, तो उसको बहुत लाभ उत्तराखंड में मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि बीजेपी के पास कई सारे बड़े दलित चेहरे हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ की जो राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य को उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया इस्तीफा दिला के। इसी तरह उत्तराखंड में भी कई सारे चेहरे, राजकुमार जो कांग्रेस छोड़ करके आए, पहले बीजेपी में थे, वो भी एक बड़ा चेहरा है। खजान दास जो राजपुर विधानसभा से विधायक है, खेल मंत्री रहे, वो एक बड़ा चेहरा है। इसके साथ ही हरिद्वार में भी बड़े चेहरे के तौर पे कई सारे नेता बीजेपी के पास है। इसलिए अगर बीजेपी कांग्रेस यह कार्ड खेलती है कि इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी आगे बढ़ करके ये बात कह सकती है कि हम दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जिस तरह से सवर्ण राजनीति होती है, सवर्ण वोट बैंक मजबूत है, वहां पे ये कार्ड चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और अगर कांग्रेस से खेलती तो एक बड़ा रिस्क उसके लिए हो सकता है, क्योंकि इसका लाभ कांग्रेस को ही मिलेगा या बिल्कुल पक्का नहीं है, तय नहीं है। तो एक तरीके से जो बयान हरीश रावत द्वारा दिया गया, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला बयान वो। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी आपको अहम जानकारी दे रहे थे, जहां पर कांग्रेस जो है दलित कार्ड जो उन्होंने एक तरह से पंजाब में चलाया है, उसको उत्तराखंड में भी चलाने की कोशिश वो करेंगे। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उतना बड़ा दलित चेहरा उनके पास है नहीं, तो उसका जो फायदा है वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में खालिम हुवट के गुरुद्वारे में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें कि गुरुद्वारा कमेटी ने किसान नेता गुरसेवक सिंह का सरोपा भेजकर उनका स्वागत किया। बैठक में आगामी होने वाली समस्याओं तथा देश भर में चल रहे किसान आंदोलन में सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु चर्चा की गई। जनसभा में उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने बताया कि गांव-गांव बैठकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अगर निर्धारित समय पर धान क्रय नहीं किया गया तो हम चक्का जाम करेंगे, उन्होंने कहा। और उन्होंने बताया कि तीनों काले कृषि कानून वापस न होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 23 सितंबर को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर और 27 सितंबर को भारत बंद का आंदोलन में बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। देखिए, हम गांव-गांव बैठक कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। हमारा जो मेन मकसद है, अभी धान की फसल आ रही है, और क्या होता है कि सरकार की इतनी गलत नीतियाँ होती हैं कि वो 1 अक्टूबर का कह देते हैं कि हम धान खरीद करेंगे, मगर 1 अक्टूबर को वो धान खरीद करते नहीं है। उनका हमेशा मकसद यही रहता है कि व्यापारियों को लाभ पहुंचाए। तो हमारा आज सभी किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं कि अगर 1 तारीख को हम तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कुमार आई केयर हॉस्पिटल में आंखों का फ्री इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए अब संभव होगा। इसकी जानकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने दी है। डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि कुमार आई केयर में अभी तक 100 से अधिक लोगों का फ्री में इलाज हो चुका है। डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि हमारा आगे भी प्रयास है कि हम लोगों का इलाज आगे भी आयुष्मान हेल्थ कार्ड और इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से करते रहें, और लोगों को जो सुविधा नेपाल में मिलती थी उसको हम यहां उत्तराखंड सरकार के माध्यम से फ्री में करवा रहे हैं। वहीं इस दौरान ऑपरेशन हेतु पेशेंट ने बताया कि हॉस्पिटल की सेवाएं बहुत अच्छी है और आयुष्मान हेल्थ कार्ड से फ्री में यहां आंखों का इलाज संभव है। इसके लिए हम डॉक्टर प्रदीप कुमार का धन्यवाद करते हैं। जो है दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। पहली आंख का तो बाईं आंख का 6 महीना पहले लगभग हुआ था, और दूसरी आंख का हुआ 1 महीना का लगभग। और दोनों आंख सही है, काफ़ी दिखाई दे रहा है। और पहला ऑपरेशन तो पेमेंट में हुआ था, लेकिन दूसरा जो आंख है तो जानकारी हुई तो जो आयुष्मान कार्ड से हुआ है, इसमें कोई पैसा नहीं लिया गया है। दवा स्वभाव के हैं, सज्जन है, ईमानदार, कोई वो नहीं है, और बड़ी अच्छी राय देते हैं। कोई और आंखों में झिल्ली बन जाती है जिसको टेरिजियम इंग्लिश में करते हैं, उसको भी हम लोग हटा के कंजक्टाइवल ग्राफ्ट लगाए। इसके अलावा लेजर जिसका ऑपरेशन पहले से कराया हुआ है दूसरी जगह, उनको भी अंदर में आंखों के अंदर झिल्ली आ जाती है, उसको हम लोग याग लेजर से, जिसका एंटी याग लेजर करते हैं, उससे भी हम लोग आयुष्मान के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। टीपीए में हमारे पास जो मेनली स्टार हेल्थ है, लिबर्टी है, और भी कई कंपनियां हैं,
जिससे हम लोग जो भी अगर उनके पास कार्ड है वे हमारे पास आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही उनका एक तरह से ऑपरेशन होता है। और उसमें वो लोग अच्छे से अच्छे लेंस, जैसे विदेशी लेंस, टेक्निस लेंस या होया का लेंस होता है, वे सारे लेंसेस लगा के जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वे तो बेकार, अब तो जाने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे यहाँ खटीमा में सब चीज अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है आयुष्मान के थ्रू, तो उनको बेकार है, बाहर क्यों जाते हैं देश से बाहर? सभी चीज की फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं। यहाँ हम लोग ऑपरेशन करते हैं, वो भी फेको के द्वारा करते हैं। फेको मशीन के द्वारा होता है जिसमें छोटे छेद से फोल्डेबल लेंस लगाया जाता है। इसके अलावा उनमें दवा भी हम लोग ऑपरेशन के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, काला चश्मा भी देते हैं। तुमको जाना बेकार है, उन लोगों को नहीं जाना चाहिए, वे हमारे यहाँ आए तो फ्री ऑफ। चलिए खबरों में मेरे साथ अभी बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।